नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कुर्सीनामा में आपका स्वागत है और आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश कुमारी। उत्तर प्रदेश में सत्ता का संग्राम जीतने के लिए सियासी दल हर वो एक दांव पेच चल रहे हैं जो चला जा सकता है। वैसे 22 के घमासान को लेकर हर एक पार्टी की रणनीति खास है और सभी जनता से लोक लुभावने वादे भी कर रहे हैं। उधर योगी सरकार सौगातों के जरिए बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने की कोशिशों में जुटी हुई है। हालांकि कमल ध्वज लहराने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। खैर, दलों और उनके प्रत्याशियों की सियासी किस्मत का फैसला तो मतदाताओं को करना है, लेकिन उसके पहले स्वराज एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश की हर एक विधानसभा सीट जाकर वहां के सियासी समीकरणों के साथ आपको रूबरू करा रहा है। और अब हम आपको लेकर चल रहे हैं जालौन जिले की उस विधानसभा सीट पर जहां पर किसी भी बड़ी पार्टी ने अभी तक महिला को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। तो चलिए इस सीट से रूबरू होने के लिए शुरू करते हैं कुर्सीनामा का आज का ये खास सफर। उरई जालौन जिले का मुख्यालय भी है और राजनीति के सारे समीकरण यहीं से तय होते हैं। जिला मुख्यालय होने की वजह से यहाँ की आबादी सबसे ज्यादा है। कुल मतदाताओं की बात की जाए तो ये 4.25 लाख के करीब है। पिछले यानी कि साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के गौरी शंकर ने यहाँ पर बम्पर जीत को दर्ज किया था, लेकिन इस मर्तबा समीकरण पहले से काफी अलग है। सपा समेत दूसरे दल जिस तरह से नए नए दांव चल रहे हैं उसे देखकर तो लग रहा है कि मुकाबला एक तरफा नहीं होगा। बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। खैर, इस सीट के तमाम सियासी समीकरणों को लेकर विस्तार के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। गुजरते वक्त के साथ ही यूपी के चुनावी दंगल का समय नजदीक आता चला जा रहा है। लिहाजा पार्टियां जीत हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। एक के बाद एक नए दांव चले जा रहे हैं। कोई गठबंधन की राजनीति में जुटा है तो कोई जमकर प्रचार कर रहा है। वहीं इन सबके बीच तीखे वार पलटवार भी खूब हो रहे हैं। बात जालौन जिले में आने वाली उरई विधानसभा सीट की करें तो यहाँ भी सभी दल सक्रिय हैं और मतदाताओं का मन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। उरई विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ये सीट 1952 के विधानसभा चुनाव में अस्तित्व में आई थी। तब इसका नाम उरई जालौन विधानसभा सीट हुआ करता था। नए परिसीमन के बाद साल 2012 के चुनाव में कोंच विधानसभा सीट का अस्तित्व खत्म होने के बाद उरई सीट आरक्षित हो गई। इस विधानसभा क्षेत्र में हुए पिछले 3 चुनावों के परिणाम को देखें तो मतदाताओं ने हर बार अलग दल के प्रत्याशी को अपना माननीय चुना। 2017 में ये सीट बीजेपी के खाते में गई थी। पिछली बार बीजेपी के गौरी शंकर वर्मा ने सपा के महेंद्र सिंह को 78,879 मतों के अंतर से शिकस्त दी, जबकि इसके पहले 2012 में सपा के दया शंकर ने बसपा के सत्येंद्र प्रताप को 7,133 मतों के अंतर से हराया। वहीं 2007 में इस सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। इस चुनाव में कांग्रेस के विनोद चतुर्वेदी ने बसपा के सुरेश तिवारी को 3,093 वोटों के मार्जिन से शिकस्त दी। उरई विधानसभा सीट के सामाजिक समीकरणों की बात करें तो यहाँ हर जाति वर्ग के लोग रहते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में अनुमानों के मुताबिक अनुसूचित जाति के मतदाताओं की बहुलता है। वही ब्राह्मण, वैश्य और पिछड़े वर्ग के मतदाता भी अच्छी तादाद में है। मुस्लिम और क्षत्रिय मतदाता भी इस सीट का चुनाव परिणाम निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। उरई विधानसभा सीट से विधायक गौरी शंकर वर्मा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का दावा करते हैं, लेकिन वाकई में तस्वीर ऐसी नहीं है। क्षेत्र के लोग आज भी सड़क, बिजली की समस्या से परेशान हैं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी है। उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को बाहर का रुख करना पड़ता है। इसके अलावा रोजगार की स्थिति भी अच्छी नहीं है। बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, लिहाजा लोग पलायन भी कर रहे हैं। बहरहाल अब इन सब के बीच मतदाता किसे अपना माननीय चुनते हैं
देखना अहम होगा। उड़ई से आशीष शिवहरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और इसी जालौन जिले की उड़ई विधानसभा सीट पर मुकाबला आखिर कैसा होगा, कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है और जनता का आखिर क्या कुछ रुख है, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ उड़ई संवाददाता आशीष शिवहरे हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनसे जानते हैं इस सीट के दिलचस्प पहलू, सामाजिक ताने बाने को भी समझने की कोशिश करते हैं। आशीष, जिस तरह से हम उड़ई की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक चीज तो देख ली है कि जनता ने किसी एक राजनीतिक दल पे भरोसा नहीं जताया है, उसे विकास चाहिए और इसलिए हर बार यहाँ पर हर एक पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उसको जनता ने चुना है। इस बार क्या माहौल देखने को मिल रहा है? जी रश्मि, बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको कि लगातार अगर बात करें उड़ई विधानसभा सीट की, तो लगातार जो मतदाता है उन्होंने अपना जो प्रत्याशी है, जो अपना जो नेता है, वो हर बार बदला है। उड़ई विधानसभा अगर हम बात करें तो 2007 में पहले ये विनोद चतुर्वेदी है वो यहाँ पे विधायक हुआ करते थे, जिसके बाद 2012 में सीट सुरक्षित कर दी गई, जिसके बाद सपा के जो दयाशंकर वर्मा है उनको विधायक चुना गया। इसके बाद 2017 में जो बीजेपी की सुनामी आई उसमें तीनों विधायक, जो तीनों विधानसभा है जालौन में, अगर हम बात करें जालौन की तीनों विधानसभा है, तीनों पर ही बीजेपी का कब्जा काट हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें विकास कार्यों की, तो निश्चित तौर पर अगर विकास कार्यों की बात करें तो जालौन की जनता जो है, उड़ई की जनता जो है, वो विकास कार्यों से खुश है। हाँ, छोटे मोटे विकास के कुछ मुद्दे हैं जो अधूरे रह गए हैं, ताकि 5 साल में जो कंप्लीट होने थे वो कंप्लीट नहीं हो पाए। इसके अलावा अगर हम बात करें उड़ई विधानसभा की, तो उड़ई विधानसभा एक विस्तृत विधानसभा, इसमें एक मिला जुला एक वर्ग देखने को मिलता है। यहाँ ब्राह्मण समाज भी है, यहाँ वोटर्स हैं, बनिया भी हैं, इसके अलावा मुस्लिम वर्ग भी है। कई पहलुओं के साथ मिलकर के चुनाव किया जाता है। हर बार जनता जो है नया नेता चुनती है। इस बार देखते हैं जनता किसे चुनेगी। जी बिल्कुल। वहीं अगर आशीष हम उड़ई की बात कर रहे हैं, क्योंकि बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र बुंदेलखंड के अंतर्गत तो उड़ई आती है, और वहीं हम देखें तो कानपुर झांसी रोड पर उड़ई पड़ता है। बड़ा सवाल ये है कि महानगरों के बीच में उड़ई पड़ता है और बुंदेलखंड की तरफ जब हम नजर डालते हैं तो विकास हमें उस तरह दिख नहीं रहा है जिस तरह से पूर्वांचल में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमें विकास देखने को मिलता है। लेकिन बुंदेलखंड अछूता नजर आ रहा है और इसी अछूते बुंदेलखंड में उड़ई विधानसभा सीट में भी कुछ ज्यादा विकास नहीं हुआ। जी बिल्कुल, रस आपको बताना चाहूंगा कि बुंदेलखंड का ये द्वार जो है, बुंदेलखंड का दिल कहा जाने वाला ये उड़ई है, ये काफी विकास से अभी भी पीछा है। अगर बात करें यहाँ के रोजगार की, तो यहाँ पर कुछ दशकों पहले यहाँ पर फैक्ट्रियां हुआ करती थी, कई रोजगार जो है कई फैक्ट्रियां संचालित हुआ करती थी, तो यहाँ के लोगों को रोजगार की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई गई थी। हालांकि जब 2017 में बीजेपी आई थी, तो उन्होंने रोजगार की बातें उपलब्ध कराने के लिए कहा था, लेकिन आज भी जो फैक्ट्री एरिया का संचालित एरिया है वो अभी भी 50% से कम चालित हुआ है। 50% से भी अधिक जो है वो। हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता प्रशांत राव भी जुड़ गए हैं, जिनसे जान लेते हैं उड़ई के सामाजिक और सियासी समीकरण को भी उनसे जान लेते हैं। प्रशांत, जिस तरह से हम देख रहे हैं और आपने आशीष की भी बात सुनी कि जो विकास दिखना चाहिए वो विकास उड़ई में दिख नहीं रहा है। बुंदेलखंड का ये द्वार है, लेकिन विकास से कोसों दूर है। जी रस, बिल्कुल। देखिए, वो कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रवेश करना है तो उड़ई उसका प्रवेश द्वार है, और जिस तरीके से विकास कार्य वहाँ होने थे उस तरीके से वहाँ नहीं हो पाए। जिस तरीके से लगातार जो कहा जाए पूर्ववर्ती सरकारें रहे जो वादे करती रही विकास को लेकर, क्योंकि विकास अगर बुंदेलखंड की विकास की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा खस्ता हालत है वहाँ सड़कों की, और उसके बाद ही लचर व्यवस्था है शिक्षा, और इसके साथ ही जो बिजली व्यवस्था सबसे लचर व्यवस्था है वहाँ की, जो मुद्दा बना हुआ है। इसके साथ ही कहा जाए कि खनन का जो क्षेत्र है, तो खनन में जिस तरीके से वहाँ अवैध खनन होती है वो भी एक मुद्दा वहाँ हमेशा रहता है। तो और उसके बाद जाति समीकरण की बात करें तो जो कहा जाए कि वो सुरक्षित सीट है, ज्यादा बहुल क्षेत्र है, तो वहाँ जो क्राइम का रेट है वो भी अधिक रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसे मैनेज करने का काम किया है अपनी कानून व्यवस्था को लेकर। अब जो स्थिति देखी जाए, वहाँ से जो गौरीशंकर वर्मा वहाँ के विधायक हैं वो प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पे बीजेपी के विधायक 2017 में जीत दर्ज करते हैं आशीष, लेकिन उसके बाद हमें जिस तरह से विकास देखना चाहिए, विकास इस क्षेत्र की जनता को मिलना चाहिए, वो विकास मिल नहीं रहा है। अस्पतालों की स्थिति बद से बदतर है। जिला अस्पतालों का निर्माण उस तरह से नहीं हुआ है जिस तरह से होना चाहिए। लोगों को आज भी रुख झांसी का करना पड़ता है, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज ही लोगों को रेफर कर दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं स्टाफ की, तो पूरे डॉक्टर्स नहीं है,
बिजली की अगर हम बात करते हैं तो अन्य जगहों पर तो बिजली 24 घंटे उपलब्ध हो रही है, लेकिन यहाँ पे बिजली कटौती से भी लोग खासे परेशान हैं। लोग बिजली व्यवस्था के लिए तरस रहे थे, मेडिकल सुविधा के लिए तरस रहे थे, लेकिन 2017 के बाद कुछ तौर पर विकास हुआ है, मेडिकल कॉलेज मिला है, डॉक्टर था। ये आपको ये बताना चाहिए कि मेडिकल व्यवस्था में डॉक्टर की कमी है, इसकी वजह से लगातार जो है विधायक गौरचंद वर्मा वो प्रयास कर रहे हैं। जहां तक अगर बात करें विकास कार्यों की, विकास कार्य हुए हैं, लेकिन जितने विकास होने थे वो वहां पर नहीं हो पाए। अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें, डॉक्टर्स की कमी है, मेडिकल कॉलेज में ट्रामा सेंटर होना था वो यहाँ पर नहीं हो पाया, और जो सुविधाएं थी वो यहाँ नहीं हो पाया, रोजगार की समुचित अवसर यहाँ उपलब्ध कराने थे वो नहीं हो पाए। निश्चित तौर पर अगर विकास करें, सड़क भी यहाँ पर अच्छी खासी बनवाई गई है, लेकिन कुछ विकास जो है अभी भी अधूरा है, जिसको लेकर के लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं। जी ठीक है प्रशांत, यहाँ पे जिस तरह से आशीष कह रहे हैं कि विकास हो रहा है और पहले के कंपैरिजन में धीरे धीरे यहाँ पे स्थिति में बदलाव हुआ है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की भी सौगात प्रधानमंत्री मोदी और योगी दोनों ने ही दी है, और इसी बुंदेलखंड एक्सप्रेस के सहारे क्या वाकई में बुंदेलखंड और खासतौर से उरई का जो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे विकास होगा, और जिस तरह से बिजली को लेकर हम बात करें, कानून व्यवस्था को लेकर बात करें, पानी के क्षेत्र में हम बात करें, तो हर जगह यहाँ पे स्थिति उतनी ज्यादा बेहतर नहीं है। रोजगार सबसे बड़ी यहाँ पे परेशानी है, लोग आज भी पलायन करने के लिए मजबूर हैं, और उच्च शिक्षा के लिए लोगों को या तो फिर लखनऊ का रुख करना पड़ता है, नोएडा का रुख करना पड़ता है, या अन्य राज्यों का रुख करना पड़ता है। तो कैसे मान लिया जाए कि विकास हुआ है? जी बिल्कुल रस के देखिए, ये तो बड़ा मुद्दा ही है। शिक्षा व्यवस्था हो चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और खासकर विकास का मुद्दा। जिस तरीके से आशीष बता रहे थे कि वहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज है, इसके साथ ही तमाम सुविधाएं वहाँ मिल रखी हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टरों की कमी सबसे ज्यादा खलती है। और इसके साथ ही कहा जाए कि पूरे उरई क्षेत्र, क्योंकि जालौन जनपद है, उसकी सारी व्यवस्थाएं सिर्फ उरई में है, यानी उरई विधानसभा में है, चाहे जिला मुख्यालय हो, चिकित्सालय हो, सारी व्यवस्थाएं उरई के अंदर है। तो जिस तरीके से उरई का विकास होना चाहिए था एक जिला मुख्यालय के स्तर पर, वो विकास शायद अभी दूर तक नहीं दिख पा रहा है, चाहे पूर्व बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो और चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोगों का उम्मीद है कि अगर बुंदेलखंड में किसी तरीके के पैकेज आएगा तो उरई को भी कुछ हिस्सा मिलेगा, ताकि यहाँ के लोग जो रोजगार के लिए कानपुर और इंदौर या कहा जाए झांसी के लिए पलायन करते थे, वो शायद यहाँ पर लोग रुके, क्योंकि कहा जाए कि बहुत बड़ा इलाका जो है यमुना नदी का इलाका है, और वहाँ विकास कार्यों को लेकर अगर बात की जाए तो यमुना नदी के पुल को लेकर जो कानपुर देहात और उरई को जोड़ता है, यानी जालौन जनपद को जोड़ता है, वो पुल भी आज तक अधूरा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कराने का वादा किया था। और कहा जाए कि इटावा संसदीय क्षेत्र के साथ ही सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में वो पुल आता है, लेकिन वहाँ के सांसद और मंत्री ने कई बार अपने अपने सदन में आवाज उठाई, हालांकि कई बार वहाँ काम शुरू हुए, लेकिन अब सरकार का अंत है, लेकिन वो सरकार का अंत होने के साथ साथ ही वहाँ पुल का निर्माण अभी पूरा नहीं किया जा सका है। के द्वार में विकास की बयार बहनी चाहिए थी, वो बयार हमें क्यों नहीं दिख रही है? चर्चा लगातार जारी रहेगी। शुक्रिया आशीष, आप तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक मुल्तानी कोका कफ सिरप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से कुर्सीनामा में आपका स्वागत है। प्रशांत हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, यहाँ की अगर हम उरई की जनता की बात करते हैं तो उरई की जनता बखूबी ये जानती है कि बार बार एक ही कैंडिडेट्स को, अगर किसी भी एक ही राजनीतिक दल को बार बार मौका दिया जाएगा तो विकास हमें उस तरह से नहीं मिलेगा, क्योंकि राजनीतिक दल हैं जो सत्ताधारी हैं उन और जो नेता हैं उनको भी मलाई खाने की आदत हो जाती है। शायद यही वजह रही है कि यहाँ पे हर बार हमने देखा है कि उरई विधानसभा सीट पर विधायक के साथ पार्टी भी बदलती रही है।
जी बिल्कुल रस्के, देखिए यहाँ पे लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा है। तब कांग्रेस पार्टी यहाँ सिंचाई के लिए वादा करती थी, क्योंकि कहा जाए कि बहुत ही ऊसर भूमि है और ऊसर के साथ ही पथरीली भूमि है, जिसको उपजाऊ बनाने के लिए कांग्रेस हमें लगातार वादा करती रही है कि हम आपको सिंचाई के लिए यहाँ से पानी उपलब्ध कराएंगे, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं करेंगे। और उसके बाद कहा जाए कि वहाँ के लोगों का मोह भंग हो गया, फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भाजपा को भी वहाँ से मौका दिया। लेकिन दोनों सरकारें, कहा जाए बसपा भी वहाँ रही, तो बसपा ने वहाँ हालांकि मेडिकल कॉलेज दिया, कांशीराम जी के नाम से वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया और भी चिकित्सालयों का निर्माण किया। लेकिन जिस पैमाने पर वो क्षेत्र का विकास होना चाहिए था, उस पैमाने पर नहीं हो पाया, वो खोखले साबित हो गए। तो जनता का मोह भंग होकर सपा की तरफ गया और कहा जाए कि 2012 में सपा ने वहां से अच्छी जीत हासिल की। लेकिन सपा भी पूर्ण बहुमत की सरकार में होने के बावजूद भी उरई का विकास उतने कहा जाए कि पैमाने पर अच्छा नहीं कर पाई और 2017 में फिर वजह क्या है? सपा की भी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, हालांकि कांग्रेस की तो बात छोड़ दी जाए, क्योंकि कांग्रेस लंबे वक्त से 30 साल का वक्त हो रहा है जब से वो उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई है। सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार थी और वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। लेकिन विकास जिस तरह से होना चाहिए वो विकास हमें दिख क्यों नहीं रहा है? दिक्कत कहाँ आ रही है? प्रदेश और केंद्र की अगर बात करें तो डबल इंजन की सरकार है। रस्क, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा कि दिक्कत कहाँ रही। अच्छा, जो भी दल यहाँ पे कहा जाए कि सत्ता में रहे हो, मुख्यमंत्री रहे हो, वो दम्भ विकास का भली भरते रहे हो, लेकिन जो उनका विकास कार्य था तो जगह नजदीक जो जनपद है कानपुर देहात है, कानपुर तक ही उनका विकास सिमट गया और उन्होंने सोचा कि कानपुर या कानपुर देहात तक अगर इसका विकास करेंगे तो उरई को उसका लाभ मिलेगा। या फिर जो कहा जाए कि झांसी की तरफ उनका विकास चला गया है, जो बीच का क्षेत्र है, चाहे महोबा हो, चाहे आपका उरई हो, और उरई की खासकर जो कहा जाए जालौन जनपद का उरई, यहाँ विकास उस तरीके से नहीं हुआ है, क्योंकि ये लगता था सरकार को, क्योंकि यहाँ जिस तरीके का जो उनको उसमें एटमॉस्फेयर यानी कहा जाए वातावरण नहीं वो अपना को महसूस कर पा रहे थे, कि यहाँ से जो हाईवे नहीं थे, बड़ी तमाम जो फैक्ट्रियां नहीं थी और इसके साथ ही किसी भी तरीके की एयरलाइंस कनेक्टिविटी नहीं थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा जाए बुंदेलखंड में चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे अब एक्सप्रेस वे कनेक्टिविटी हो, उस पर खरा उतरने के लिए 2022 में लगातार प्रचार कर रही है। अब आप वहां से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे निकला है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब जो विकास की नई आर्थिक योजनाएं वहां से गिना रही कि रोजगार लोगों को मिलेगा, आने वाले समय में यहाँ से रोजगार पैदा होंगे, लोगों का उत्थान होगा, किसानों का उत्थान होगा, यहाँ डेवलपमेंट मिलेगी और उसके साथ इंडस्ट्रियल एरिया भी यहाँ बढ़ेगा और डिफेंस कॉरिडोर जो वहाँ दिया गया है उसके बलबूते उरई विधानसभा की बात चल रही है। 2027 का रखा गया है, जो रोड मैप रखा गया है वो 2027 का रखा गया है और ठीक इसी तरह से जो रोड मैप 2017 में रखा गया था वो 2021 तक के लिए रखा गया था, 22 तक के लिए रखा गया था। अगर ऐसे ही 22 और 27 तक अगर रोड मैप रखे जाएंगे तो विकास आखिर होगा कैसे? आखिर वक्त में अगर सौगातों की बयार लगा दी जाए, झड़ी लगा दी जाए और फिर उसके बाद अगर जिस तरह से हम सिनेरियो देखते हैं तो उससे तो चिंता होती है, क्षेत्रीय जनता भी चिंतित हो जाती है। जी बिल्कुल रस्क, देखिए कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में इस बारे में बयान दिया था जब अनुपूरक बजट वहां पेश किया जा रहा था। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि मुझे सरकार में 20 महीने कोरोना काल में ही चले गए, जिस कारण सरकार को काम करने को नहीं मिला, यानी कि करीब 1.25 साल जो हमारे हैं कोरोना में चले गए, उसके साथ हमें लगभग 3.5 साल बाद या 3.5 साल या 3.5 साल से मैं आपको रोक रही हूँ, दोबारा हम चर्चा का दौर लगातार जारी करेंगे। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे निषाद पार्टी के साथ जो रैली की जा रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज इस रैली और कार्यक्रम के दौरान 294 पैक आपको बता दें, ये जो शुभारंभ कार्यक्रम है 155 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है। मैदान में उपस्थित बड़ी सौगात माताओं, बहनें, नौजवान साथी, पिता तुल बुजुर्ग, निर्मल इंडियन शोषित हमारा आमदल के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी ने जो आज के दिन में आपके बीच में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की जो उपस्थिति है
उनका उपस्थित होना ही ये मान लिया गया कि 70 साल से जिन बेईमानों ने आपको ठगा था, आज मालिक बनकर अमित शाह आपको वो जरूर संरक्षण देंगे, आपकी जो भी समस्याएं हैं सॉल्व होगा। अभी तो शुरुआत है। 15 सितंबर 2016 को हम आए थे और 30 साल का जंगल राज साइकिल हाथी को उत्तर प्रदेश से भगाया था ये नशा समुदाय। बोलो भाई साथियों, सही है कि नहीं है? हाथी और साइकिल को हम लोगों ने 15 और सितंबर 2016 को कसम खाया तो उसे हटाया कि नहीं हटाया? करके दिखाया कि नहीं दिखाया? अगर उसे हटाया, क्यों हटाया? क्योंकि उन पार्टियों ने जो भी आपका नेता आता था, चाहे महेंद्र सिंह राजपूत हो, धनीराम वर्मा हो, रघुवर दयाल वर्मा हो, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप हो, चाहे भानफूलन देवी हो, चाहे जमुना निषाद हो, जो भी आवाज उठाता था उसे धरती से हटा दिए जाते थे। मेरा समाज मेरी आवाज को गुस्से में आया। जिन जिन लोगों ने, जिन जिन पार्टियों ने आपके नेताओं को मारकर इस धरती से उठाया था, मैं धन्यवाद दूंगा अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपने समाज को, उन पार्टियों को उखाड़कर उत्तर प्रदेश से गद्दी। तो प्रशांत, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा का दौर लगातार जारी है। प्रशांत, लगातार ताबड़तोड़ सौगातें भी दी जा रही हैं, लगातार हम देख रहे हैं केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के भी दौरे हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस की सौगात दी गई है और तमाम एक्सप्रेसवे वाला ये जो प्रदेश है वो बनता जा रहा है। लेकिन फिर भी पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा के स्तर में गिरावट और स्वास्थ्य के हर जगह एक नया मेडिकल कॉलेज मिल रहा है हर एक जिले में, बावजूद उसके भी तमाम समस्याएं। आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ बसपा नेता जावेद जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जावेद जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। जावेद जी, कितनी तैयारी 2022 की? क्या हमें 2007 वाला समीकरण देखने को मिलेगा जिससे सोशल इंजीनियरिंग के जरिए मायावती जी ने, बसपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी? हाँ, निश्चित रूप से इस बार बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और हमारे लोग इस समय जमीन पे अच्छा वर्क कर रहे हैं। माननीय बहन जी के सानिध्य में इस बार बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। लेकिन लगातार जो विरोधी पार्टियां हैं वो लगातार ये आरोप लगाती आ रही हैं कि 2007 में भ्रष्टाचार अपने चरम पर था, तो और लगातार ये भी इस तरह की बातचीत भी की जाती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है कि बहन जी उस जगह चली जाती हैं जिस जगह उनका सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा होता है। नहीं, देखिए, ये विपक्षी दलों का काम है आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना। उनका जो काम है वो अपना काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी सब लोग जानते हैं कि विकास की राजनीति करती है, कोई जात कोई धर्म की राजनीति नहीं करती है। वर्तमान सरकार में आजकल जो चल रहा है वो तो किसी से परे नहीं है। सभी लोग देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है, कानून व्यवस्था की क्या दशा है, बेरोजगारों की क्या हालत है। तो ये है ना, मेन मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जी जावेद जी, मैं बस आपको माफी के साथ सिर्फ कुछ क्षणों के लिए रोक रही हूँ। इस वक्त सपा से हमारे साथ नेता अशोक राठौर जी भी जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। जी मैं अशोक जी, हमारे साथ बसपा से नेता जावेद अख्तर जी भी जुड़े हुए हैं। कितनी तैयारी आपकी है अशोक जी, और अपना जो मुकाबला है वो मुख्य रूप से किस पार्टी के साथ आप मान रहे हैं? पहले तो जो मुद्दा है चुनाव में वो समाजवादी पार्टी का मुद्दा खास है। समाजवादी का पार्टी का मुद्दा लोगों में कल्याण कैसे हो इसका है। आज आप देख रहे होंगे कि सरकारों की कुछ की स्थिति बन गई है। 5 साल कुछ नहीं करना है, 5वें साल जब आ जाएगा तभी हमें केवल विकास दिखाई दे देना है। इससे अभी तरह से क्षेत्र में हूँ, मैं देख रहा था खाद के लिए इस चीज जहाँ आदमी को पानी लगाना है, आदमी को खाद देना, ठीक है, तब किसी को खाद से रोटी खाते नहीं देखा था। अच्छा, लेकिन जब आदमी खाद खाता नहीं तो खाद उसे समय पे मिलनी चाहिए। अशोक जी,
2012 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे, प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश में आपकी बनी थी, उरई में भी आप लोग काबिज हुए थे, और जिस तरह से हमने जो विकास हमें जो देखना चाहिए था, जो विकास होना चाहिए था, वो विकास हमें उरई विधानसभा सीट पर देखने को नहीं मिला। क्या यही वजह मानते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जनता ने आपको नकार दिया? नहीं, मेरा में ऐसा तो नहीं है। विकास उस समय भी हुआ था। मेडिकल कॉलेज आपने उरई देखा हो, जो जिले भर में पुल हैं, वो भी हमारा था। लेकिन लोग, चूंकि सपा और बसपा की सरकार को काफी लोग देख चुके थे, तो लोगों को लगा कि शायद भाजपा कुछ दूसरा टेस्ट दे सकती है। अच्छा। इसलिए लोगों ने बदला था, और वो आज निश्चित तौर पर इस बात के लिए पछता रहे कि मैंने बसपा को किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? बसपा के साथ कोई गठबंधन या सीधे बसपा को चुनौती के तौर पर देख रहे हैं? बसपा चुनौती में नहीं है, क्योंकि सभी वोटर समझ जावेद जी, आप तो चुनौती में ही नहीं है। पार्टी होगी ये। जावेद जी, यहाँ पे अशोक राठौर जी कह रहे हैं बसपा किसी तरह की कोई चुनौती में नहीं है, वो अपना मुख्य मुकाबला सीधे बीजेपी के साथ मान रहे हैं, कह रहे हैं कि बसपा तो चुनौती में ही नहीं है। अरे ये तो समय बताएगा, राठौर जी क्या बताएंगे बसपा है या नहीं है। ये तो आप उससे आंकड़ों से उठा के देख लीजिए कि पिछले जो आंकड़े हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी कितने कम मार्जिन के वोटों से भाजपा 85 से आ रही है, कहीं 1500 वोटों से आ रही है, कहीं 2000 वोट परसेंट की है। तो हर बार हम लोगों का वोट परसेंट बढ़ा है। किसी भी चुनाव में देख लें, विधानसभा में देख लें, अभी लोकसभा की सीटों में देख लें, लोकसभा में देख लें, हर बार वोट परसेंट बढ़ता है। और इस बार भी निश्चित रूप से लड़ाई सीधी सीधी हमारी और लेकिन सपा तो ये भी आरोप लगाती है ना कि गठबंधन के वक्त ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं वो उन पे हमने बसपा को चुनाव लड़वाया और अपना प्रत्याशी भी नहीं उतारा, अपना पूर्ण रूप से समर्थन दिया, और मौके का फायदा उठा के बसपा गठबंधन से ही निकल गई। आरोप भी सपा के द्वारा यही लगाया जा रहा है जावेद जी। नहीं, निश्चित रूप से ये बिल्कुल निराधार आरोप है। बहुजन, अगर समाजवादी पार्टी ने वोट किया है तो उस समय बहुजन समाज के लोगों ने भी बहुत अधिक संख्या में समाजवादी को वोट किया था। ये तो फिलहाल राष्ट्रीय मुद्दा है और इसके बारे में हम इतना नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये तो वोट की बात हुई। लेकिन अब जो इस समय जो परिस्थिति चल रही उसमें निश्चित रूप से बसपा से मुकाबला है। सीधा सीधा सारे लोग, या वो ब्राह्मण समाज हो, मुस्लिम समाज हो, एसटी समाज हो, कोई भी हो, बैकवर्ड हो, हमारे भाई सब इस समय बसपा के साथ अच्छे तरह से दिल से जुड़े हुए हैं। और निश्चित रूप से इस बार बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अशोक जी, मेरा सवाल है, कल से एक फोटो सोशल मीडिया से लेके फेसबुक और हर जगह बहुत वायरल हो रही है, जहाँ पे दो दल मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन चुपके से वो दोनों ही दल मिल रहे हैं। शिवपाल यादव की पार्टी के साथ गठबंधन के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। तो ये गठबंधन होता है तो उरई विधानसभा सीट की बात की जाए या राज्य की अन्य विधानसभा सीटों की, या जिस पार्टी के साथ भी आपका गठबंधन होता है, तो क्या उनको सीटें दी जाएंगी? किस तरह से ये पूरा गठजोड़ रहेगा, कुछ समझाने की कोशिश करेंगे? नहीं, पूरी तरह से ना वो पहले अलग थे ना बाद में अलग है, और ये उनके घर परिवार की बात थी। सभी सोचे घर परिवार में अशोक जी कोई अलग राजनीतिक पार्टी कहाँ बना लेता है? जावेद जी की बात मैं कहना चाहूंगा। अभी मतलब आप मेरे सवाल का बस जवाब नहीं देंगे, जावेद जी की सवाल का जवाब देंगे तो ठीक है, आप जावेद जी की बात का जवाब दे दीजिए। नहीं, वो बात नहीं है। आपने जैसे पूछा है, निश्चित तौर पर जो भी दल है सब हमारे दल है, क्योंकि आदमी चाह रहा है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो न रहे। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश के नेतृत्व में आए, इसलिए सभी एक हैं और सभी एक चलिए, आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि नए समीकरण बनते हुए यहाँ पे दिखे। जिस तरह से जीत का दावा जावेद जी आपके द्वारा और अशोक जी आपके द्वारा किया गया है, अब देखने वाली बात यह है कि जब चुनाव होंगे तो जनता आखिर जीत का पहरा किसको पहनाती है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। प्रशांत, बहुत संक्षेप में आपका कंक्लूडिंग रिमार्क। जी बिल्कुल, देखिए, चाहे बहुजन समाज पार्टी के नेता हो चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, दोनों विकास के वादे कर रहे हैं। लेकिन अशोक जी जिस तरीके से कह रहे थे मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे, वो तो बहुजन समाज पार्टी का काम था, तो उसमें समाजवादी पार्टी ने आगे ऐसा कौन सा काम किया वो नहीं बता सके। और इसके साथ ही जिस तरीके से भाजपा पे निशाना साध रहे थे, तो ऐसी उनकी नीयत कोई 2012 की सरकार में नहीं लगी कि उन्होंने बुंदेलखंड के विकास के लिए उनकी पार्टी, कहा जाए उनकी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कोई बड़ा काम कर दिया हो जिसको लोग गिन रहे हों। हालांकि जिस तरीके से बीजेपी ने 2017 में आके अपना विधायक जीता है और उन्होंने उस तरीके से कहा जाए कि करने में कितना बड़ा अंतर होता है। ये जब चुनाव होते हैं तब
और जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं, जब वो पार्टी अगर सत्ता पर काबिज हो जाती, तब देखने में साफ मिलता है। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ कुर्सीनामा में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। कल उत्तर प्रदेश के किसी और विधानसभा क्षेत्र आपको लेकर चलेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।